नमस्कार, दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की बिगड़ती हुई वित्तीय हालत की, राजकोषीय हालत की। ताज़ा खबर है कि पिछले वित्त वर्ष में भारत का जो जीडीपी के अनुपात में कर्ज का रेशियो है, अनुपात है, वो 58.73% हो गया। एक साल पहले यह 51% के आसपास था। यानी एक साल में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई। जो सरकार, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो सरकार, जो सकल हमारी आय है, सकल हमारा जो उत्पाद है, उसका 59% हिस्सा केंद्र सरकार ने अपने खर्चों के लिए कर्ज लेकर इकट्ठा किया। सरकार ने इसके लिए बॉन्ड जारी किए या मार्केट में जो दूसरी तरह जो भी सरकार के सामने माध्यम होते हैं जिससे कि वो कर्ज लेती है, तो उसने कर्ज लेकर ये हिस्सा जुटाया। हालांकि पिछला साल महामारी का साल था, लॉकडाउन लागू हुआ, अर्थव्यवस्था स्टैंड स्टिल पे आ गई, ठहर गई। वैसी स्थिति में ये कोई बहुत हैरत की बात नहीं है अगर किसी देश को अपना खर्च चलाने के लिए किसी सरकार को ज़्यादा हिस्सा कर्ज लेकर जुटाना पड़े। दुनिया भर में ऐसा हुआ है। जो धनी देश हैं वहाँ की सरकारों ने भी पिछले साल जो खर्च किए उसके लिए बहुत बड़ा हिस्सा उसका उन्होंने बाज़ार से कर्ज लेकर जुटाया। हालांकि जो विकसित देश हैं उनमें और भारत में फ़र्क ये है कि उन्होंने बहुत बड़ा हिस्सा फिजिकल सपोर्ट के रूप में खर्च किया। लोगों को कैश सहायता दी गई, कारोबार को सहायता दी गई, उसे संभालने की कोशिश की गई ताकि वहाँ की इकोनॉमी जो है संकट में न जाए। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ मुश्किल से जीडीपी का 1% या 1.5% हिस्सा सपोर्ट किया गया। बाकी सब जो है वो मॉनिटरी उपाय उसमें किए गए। खैर, वो एक दीगर विषय है। अभी असल जो हमारी चिंता का की वजह है वो देश पर बढ़ रहा कर्ज का बोझ है। अगर हम ये कितना बढ़ गया है, इसे अगर आप इस पर गौर करें, अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें जितनी हैं, उन्होंने जो कुल मिलाकर कर्ज लिए हैं, अगर उसका हिस्सा अगर वो हम कैलकुलेट करें, उसकी गणना करें, तो देश का जितना जीडीपी है उसका 90% लगभग हिस्सा इन सरकारों ने कर्ज लिया है। ये एक डेवलपिंग कंट्री के लिए न सिर्फ चिंता की बल्कि खतरे की भी बात है, मानी जाती है। अर्थशास्त्री मानते हैं इस पर। विश्व बैंक और IMF का स्टडी है जिसमें एक समय उस स्टडी से वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि किसी भी देश का अगर कर्ज का जो अनुपात है वो उसके जीडीपी से 72% ज़्यादा होता है तो वो उसके जीडीपी ग्रोथ रेट को अफेक्ट करने लगता है। क्योंकि जितना ज़्यादा कर्ज होगा उतना ज़्यादा उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा, आपकी देनदारियाँ बढ़ेंगी। तो जाहिर है कि जो डेवलपमेंटल काम होते हैं या जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है वो करने के संसाधन सरकारों के पास नहीं बचते हैं। इसका अपवाद सिर्फ अमेरिका है, क्योंकि दुनिया की जो मुद्रा है वो अमेरिकी मुद्रा है, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार की। तो इसलिए हम लोग जो कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, चूँकि हम लोग डॉलर अपने ख़जाने में रखते हैं, सभी देश रखते हैं, तो उसका हमारा वैल्यू ट्रांसफ़र होता रहता है यूनाइटेड स्टेट्स को। तो आज अमेरिका का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो लगभग 120% पहुंचने वाला है। लेकिन अमेरिका में उससे वैसी चिंता नहीं होगी जैसी कि भारत या किसी अन्य देश में होगी जिसकी मुद्रा इंटरनेशनल ट्रेड का माध्यम नहीं है। इसीलिए जब यह खबर आई कि 58.73 जो है वो डेट टू रेशियो हो गया, तो इस खबर ने काफ़ी चिंता पैदा की है, जो होनी स्वाभाविक है। सवाल यह है कि जो सरकार के खर्चे बढ़े हैं, और जाहिर है पेंडेमिक में भी बढ़ा है, कुछ उसके पहले भी जो सरकार की अपनी बदइंतजामियाँ थीं या जिस ढंग से इकोनॉमी डाउन हो रही थी उसकी वजह से भी सरकार के ऊपर कर्ज का बोझ पहले से भी बढ़ रहा था। हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 2016 के बाद से लगातार नीचे जा रही है। जब अर्थव्यवस्था नीचे जाती है तो इसका मतलब होता है कि टैक्स कलेक्शन जितना होना चाहिए
बढ़ते हुए खर्चों के अनुपात में वो नहीं हो पाता है। जब यह नहीं होता है तो सरकार को अपनी खर्चे जुटाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, और इस तरह जो अनुपात है जीडीपी में वो कर्ज का वो बढ़ता जाता है, और यही भारत में पिछले कई सालों से हो रहा है। लेकिन पिछले साल चूँकि पेंडेमिक का साल था तो ये इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। अब सवाल है कि सरकार जो है वो इसकी भरपाई कैसे करेगी। कर्ज हर साल कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना एक इसका रास्ता है, लेकिन उसमें एक लंबी अवधि में कोई भी देश कर्ज के जाल में फंस सकता है, उसकी मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है, वहाँ की जो फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ सकती है। ऐसा दुनिया के बहुत से देशों में हुआ है, जिसको हम लोग डेट क्राइसिस कहते हैं। बहुत सारे देश दुनिया में डेट क्राइसिस से गुजरे। दूसरा तरीका है कि सरकार जो धनी लोग हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जिनको कि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा छूट दी गई है, उन पर वो टैक्स बढ़ाए और उनसे वो ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन करे, और वो जो टैक्स के कलेक्शन से जो आय होगी उससे एक सरकार के खजाने में पैसा आएगा, और उससे फिर एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट और जो कर्ज का बोझ है वो घटाने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी सरकार ऐसा करने के बजाय लगातार आम लोगों पे टैक्स बढ़ाती चली गई है। इस साल के ही कई जो आंकड़े आए हैं उसमें ये देखा गया है कि कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स का जो शेयर है वो काफ़ी घट गया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ गया है, और उसमें भी खासकर पेट्रोलियम यानी पेट्रोल और डीजल पर जो सरकार ने एक्साइज और सेस लगा रखे हैं उससे सरकार को काफ़ी आमदनी हुई है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं। इससे कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी सरकार एक स्टेबल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन देश को नहीं दे सकती है। अब जहां हालात पहुंच गए हैं उसमें जो सबसे मुफीद रास्ता है वो है कि जो धनी लोग हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए। उनके जो भारत में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है, उत्तराधिकार टैक्स, जो यहाँ तक कि जो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, पूंजीवादी कंट्री देश हैं, वहाँ भी ये टैक्स लगाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति एक सीमा के बाद बहुत ज़्यादा संपत्ति अपने उत्तराधिकार में किसी को देकर जाता है तो उसका एक हिस्सा सरकार टैक्स के तौर पर लेती है। इसी तरह भारत में वेल्थ टैक्स भी पहले लगता था, धीरे धीरे वो उसे भी ख़त्म कर दिया गया। तो हमारे यहाँ सिर्फ उस साल जो आय होती है उस पर टैक्स लगता है, जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो पहले जमा धन है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये सारे रास्ते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के, प्रगतिशील कराधान के, जिससे सरकार अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। और यह जो खबरें आ रही हैं कि एक साल में किस तरह टैक्स टू जीडीपी रेशियो उछल कर केंद्र सरकार का 58% और ओवरऑल जो पब्लिक डेट है वो लगभग 90% हो गया, यानी हम जितनी चीज़ें पैदा कर रहे हैं पूरे साल में उतना ही उसका 90% हिस्सा सरकारें कर्ज लेके अपने खजाने में ला रही हैं। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि देश की वित्तीय हालत कितनी चिंताजनक होती जा रही है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।